Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Mid Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो, ये जो चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसी टर्म्स बताऊंगी जो बिजनेस वर्ल्ड में डेली यूज होती हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले इन टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन टर्म्स के स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना क्योंकि जो ये बेसिक टर्म्स हैं ये आगे बार बार यूज होगी जब आप अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहली टर्म आती है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। देखो, यूजुअली जब हम बिजनेस में रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि ट्रांजैक्शन और इवेंट ये दोनों सेम है, लेकिन ये गलत है क्योंकि ट्रांजैक्शन और इवेंट ये दो अलग अलग टर्म है, एक दूसरे से ये वेरी करती है। क्या इनमें डिफरेंस है ये मैं आपको विद एग्जांपल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं आपको इन दोनों के मीनिंग बता देती हूँ। ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस that changes its financial position। देखो, ट्रांजैक्शन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं बिजनेस की जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देते हैं, जबकि जो इवेंट होती है वो होती है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। पूरे साल जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उनका जब साल के एंड में रिजल्ट निकल के आता है तो उसे हम कहते हैं इवेंट। इसे मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूं। देखो, जैसे ये रामलाल है। रामलाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है विद ₹50,000। यानी रामलाल ने बिजनेस में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया है। उसने गुड्स परचेज की है ₹40,000। फिर उसने सोल्ड 3/4 ऑफ गुड्स ₹38,000। तो ये सब क्या है? ये सब है ट्रांजैक्शंस। इन्हें हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। यानी बिजनेस में जब बिजनेसमैन डे टू डे एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेल्स, रिलेटेड टू परचेजेस, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है तो इन्हें हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। देखो, ये ऐसी एक्टिविटीज है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती है। जैसे जब भी बिजनेस में सेल होगी, जब भी बिजनेस में अर्निंग होगी, रेवेन्यू जनरेट होगी, तो वहां पर हमेशा कैश इंक्रीज होता है, कैश इनफ्लो होता है। जब भी बिजनेस में परचेज होती है, एक्सपेंस होती है, तो वहां पर हमेशा कैश लेवल डिक्रीज होता है, यानी कैश आउटफ्लो होता है। तो ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देते हैं, वो होते हैं ट्रांजैक्शंस। तो इवेंट क्या होती है? देखो, इवेंट होती है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इवेंट होती है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें आता है प्रॉफिट, इसमें आता है क्लोजिंग स्टॉक, इसमें आता है कैश और कैपिटल एट द एंड। ये सारे होते हैं इवेंट्स। जैसे देखो, रामलाल ने 40,000 की गुड्स परचेज की थी, उसमें से 3/4 ऑफ गुड्स उसने 38,000 में बेच दी है। 3/4 कितनी होगी? 30,000 रुपीज की गुड्स उसने बेची है 38,000 में। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000 रुपीज का। ये क्या है? ये है इवेंट। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक। स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था? स्टार्टिंग में था 40,000 का स्टॉक, 30,000 का स्टॉक उसने बेच दिया, तो अब कितना स्टॉक उसके पास है? क्लोजिंग स्टॉक है 10,000। ये है इवेंट। इसी तरह से कैश। देखो, उसके पास एट द एंड ऑफ द ईयर में कितना कैश है? उसके पास कैश है 48,000 रुपीज। कैसे? देखो, जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसने 50,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे। ठीक है,
50,000 इन्वेस्ट किए थे, फिर उसने जब सेल की तो उसे मिले थे 38,000 रुपीज और उसने गुड्स परचेज की थी 40,000 रुपीज की, तो उसके पास कैश एट द एंड कितना है? कैश एट द एंड है 48,000 रुपीज। ये क्या है? ये है इवेंट। तो समझ आया आपको इवेंट क्या होती है? इवेंट ट्रांजैक्शन का एंड रिजल्ट होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया? ट्रांजैक्शंस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती है। जैसे बिजनेस में जब भी हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या कोई अर्निंग कर रहे हैं, तो उन्हें हम डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, वो होते हैं ट्रांजैक्शंस। और इवेंट क्या होती है? इवेंट ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है, ट्रांजैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे प्रॉफिट है, क्लोजिंग स्टॉक है, कैश एट द एंड ऑफ द ईयर है। इसी तरह से कैपिटल एट द एंड भी इवेंट ही कंसिडर की जाती है। क्लियर? तो ये टर्म आपको अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट टर्म आती है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होती है जो बिजनेस में एक प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है। वो कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है और एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है। अब देखो इसे एग्जांपल से समझते हैं। ये रामलाल है। रामलाल ने बिजनेस में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसने 50,000 रुपए बिजनेस में लगाए हैं। जो ये 50,000 रुपीज है, ये है कैपिटल। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि जब वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो हमेशा कैश की फॉर्म में ही करे। इन्वेस्टमेंट काइंड की फॉर्म में भी हो सकता है। कैश और काइंड दोनों ही फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जैसे देखो, जब रामलाल ने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो उसने 30,000 रुपीज दिए थे कैश में, उसने 5,000 की दी थी गुड्स और 15,000 उसने एसेट की फॉर्म में इन्वेस्ट किए थे। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कैपिटल जो इन्वेस्ट किया जाए वो कैश की फॉर्म में ही हो। कैश प्लस काइंड दोनों ही फॉर्म में बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्लियर? अब देखो कैपिटल के दो और भी नाम है जो आपको पता होना चाहिए। पहला नाम है नेट वर्थ। कैपिटल को जाना जाता है नेट वर्थ के नाम से। और दूसरा नाम है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी, ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम इन टर्म्स को यूज करेंगे, ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ। अभी आप इतना समझ लो कि कैपिटल के दो और नाम है, नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी। कैपिटल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला है कैपिटल कैलकुलेट करने का। इसे हम जब आगे अकाउंटिंग करेंगे तो यूज करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ कैपिटल टर्म को अंडरस्टैंड करना है कि कैपिटल वो अमाउंट होती है जो एक प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है। और कैपिटल कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है और एसेट की फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग। देखो जो ये ड्राइंग है, ये पिक्चर ड्रॉ करने वाली ड्राइंग नहीं है, ये अकाउंटिंग की डिफरेंट टर्म है। इसका मतलब क्या होता है? अमाउंट गुड्स और एसेट्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग का मतलब होता है कि जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकालता है या कोई सामान निकालता है या कोई एसेट लेता है, उस टर्म को हम कहते हैं ड्राइंग। अब देखो सिमिलर एग्जांपल को फॉलो कर रहे हैं। रामलाल ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे रुपीज 50,000। 50,000 उसने इन्वेस्ट किए थे। अब वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। अमाउंट
विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। तो जो ये 5,000 रुपए उसने बिजनेस में से निकाले हैं, ये है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब यही होता है कि जब प्रोप्राइटर बिजनेस में से अमाउंट निकालता है, गुड्स ले जाता है अपने घर या कोई एसेट ले जाता है, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, ड्रॉइंग ऑलवेज रिड्यूसेस प्रोप्राइटर्स कैपिटल। हमेशा प्रोप्राइटर के कैपिटल को ड्रॉइंग कम करती है। जैसे देखो, जब रामलाल ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था तो अमाउंट थी 50,000 रुपीज, ये था उसका कैपिटल। लेकिन जब उसने 5,000 रुपीज बिजनेस में से निकाल लिए थे, ड्रॉइंग कर ली थी, तो अब उसका कैपिटल रिड्यूस होकर हो गया 45,000। ड्रॉइंग हमेशा कैपिटल को कम करती है। क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटीज। लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। जो अमाउंट बिजनेस के द्वारा पेबल है वो होती है बिजनेस की लायबिलिटी। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये रामलाल है, रामलाल ने एक बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में उसने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। देखो, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना होगा लायबिलिटी समझने में कि रामलाल और बिजनेस ये दो अलग अलग टर्म है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या होता है कि जो प्रोप्राइटर होता है वो हमेशा बिजनेस से अलग होता है। प्रोप्राइटर और बिजनेस को हम सेम कंसिडर नहीं करते। और जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। तो यहाँ हम बात करेंगे बिजनेस की, यहाँ हम रामलाल की बात नहीं करेंगे। अब देखो, ये एक पर्सन है जिसका नाम है कांतिलाल। कांतिलाल से बिजनेस ने गुड्स परचेज की है वर्थ ₹20,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब हुआ कि बिजनेस ने कांतिलाल से उधार में 20,000 की गुड्स परचेज की है। अब देखो, जब उसने 20,000 की गुड्स कांतिलाल से उधार में खरीदी है तो वो एक ना एक दिन कांतिलाल को पैसे देगा। तो यहाँ पर कांतिलाल के लिए बिजनेस पर बर्डन आ गया है, बिजनेस पर ऑब्लिगेशंस आ गई है, बर्डन आ गया है, 20,000 रुपए का ऑब्लिगेशन आ गई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि 20,000 रुपीज कांतिलाल को पे करने हैं। इसे हम कहते हैं लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है बिजनेस का बर्डन, बिजनेस की ऑब्लिगेशन, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर बिजनेस पर 20,000 रुपए कांतिलाल को पे करने का बर्डन आ गया है, ये होती है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी टर्म अच्छे से क्लियर होगी आपको। अब देखो, लायबिलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है इंटरनल लायबिलिटी, और दूसरी है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, लायबिलिटी टुवर्ड्स प्रोप्राइटर होती है इंटरनल लायबिलिटी। जैसे बिजनेस पर ऑब्लिगेशन है कि रामलाल के 50,000 रुपीज को वापस करना है, ये है उसकी इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में जो बिजनेस पर बर्डन होता है, जो ऑब्लिगेशन होती है, उसमें उसे प्रोप्राइटर के कैपिटल को वापस करना होता है, इसे हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। जो आउटसाइडर यानी जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें पेमेंट करनी है, वो होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे बिजनेस को कांतिलाल को पेमेंट करनी है ₹20,000 की, ये है उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको समझ में आ गई। जब बिजनेस पर बर्डन होता है,
प्रोप्राइटर के पैसे को वापस करने का तो वो होती है इंटरनल लायबिलिटी, और जब बिजनेस पर बर्डन होता है आउटसाइडर के पैसे को वापस करने का तो वो होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे कांतिलाल के पैसे को वापस करना है एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर? अब देखो लायबिलिटी को दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है। एक आता है नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरा आता है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? वो लायबिलिटीज जो पेबल होती है आफ्टर 12 मंथ्स, आफ्टर 12 मंथ्स, और करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो पेबल होती है विद इन 12 मंथ्स। अब देखो नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये सारे एग्जाम्पल है नॉन करंट लायबिलिटीज के। और करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स। तो ये सारे एग्जाम्पल है करंट लायबिलिटीज के। तो दोनों टाइप को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो बिजनेस पर एक बर्डन तो होता है, ऑब्लिगेशन तो होती है पेमेंट की, लेकिन पेमेंट होती है आफ्टर कंप्लीटिंग 12 मंथ्स। और इन केस ऑफ करंट लायबिलिटी बिजनेस पर जो बर्डन होता है पेमेंट का वो होता है विद इन 12 मंथ्स। 12 मंथ से पहले पहले बिजनेस को पेमेंट करनी होती है, वो होती है करंट लायबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज एसेट्स। Economic resources of the business which will give benefit in the future is known as asset. देखो asset क्या होती है? asset होती है economic resources business के। asset होती है business की property। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो बिजनेस की पोजीशन में है, बिजनेस की ओनरशिप में है, जिससे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, वो होती है एसेट। अब देखो एसेट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आती है नॉन करंट एसेट और दूसरी आती है करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट कौन सी एसेट होती है? जिन्हें बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा जाता है, उन्हें अपने पास रखने के लिए खरीदा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? एसेट्स विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, वो होती है नॉन करंट एसेट्स। जैसे फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स में क्या आ जाएगा? प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। तो ये सारी चीजें रीसेल पर्पस के लिए परचेज नहीं की जाती है। इसी तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं उन्हें भी रीसेल पर्पस के लिए इन्वेस्ट नहीं किया जाता। अब आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट होती है जिन्हें बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए परचेज किया जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे? एसेट्स विच आर मेंट फॉर रीसेल, जिन्हें परचेज ही रीसेल के लिए किया जाता है। जो प्रोप्राइटर होता है वो 1 साल के अंदर अंदर उन्हें कैश में कन्वर्ट करना चाहता है कि वो उन्हें कैश में कन्वर्ट कर दे विद इन 1 ईयर। तो ये एसेट होती है जैसे स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये होती है करंट एसेट। इन्हें विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इन्हें रीसेल पर्पस के लिए ही खरीदा जाता है। समझ आ गया आपको दोनों का डिफरेंस? नॉन करंट एसेट वो एसेट होती है जो बिजनेस में परचेज तो की जाती हैं, लेकिन रीसेल पर्पस के लिए इन्हें परचेज नहीं किया जाता है। और दूसरी होती है करंट एसेट जो बिजनेस में परचेज की जाती है रीसेल पर्पस के लिए। जैसे स्टॉक है, डेटर्स है, बीआर है। तो करंट एसेट से ये एक्सपेक्टेड होता है कि इन्हें विद इन शॉर्ट पीरियड कैश में कन्वर्ट किया जाएगा। क्लियर? तो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट आपको क्लियर होगी। अब देखो जो फिक्स एसेट है इन्हें भी आगे बाइफरकेट किया गया है, वो मैं आपको बता रही हूं। अब देखो फिक्स्ड एसेट्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? एक आती है
टेंजिबल एसेट्स और दूसरी आती है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? ऐसी एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो एसेट होती है टेंजिबल एसेट। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, तो ये सारी हो जाएंगी टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? वो एसेट जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिन्हें हम ना देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, वो होती है इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, तो ये सारी हो जाएंगी इनटेंजिबल एसेट्स। होपफुली आपको एसेट तक सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। रिमेनिंग टर्म्स मैं लूंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल और नोट्स के लिए ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।